शिव अनंत है, साधना है और योग मिलन। शिव से मिलने का एक अद्भुत साधन जिससे मिलकर बना शिव योग फाउंडेशन। आचार्य शिव योगी कहूँ या फिर मेंटल रिसर्चर कहूँ, स्वास्थ्य को लेकर जो लोगों की दिमागों को समझते हैं, क्या चल रहा है इन चीज़ों को समझते हैं। दोनों ही सूरतों में, चाहे वो आचार्य हों चाहे वो डॉक्टर हों, अपने आप को बहुत ही अलग तरीके से उन्होंने यूथ के सामने प्रस्तुत किया है। प्राचीन चीज़ों को आधुनिक तरीके से पेश करते हुए कैसे लोगों को शांति देना है, सबसे बड़ा मोटिव मुझे लगता है कि आज के समय में ये वाकई बहुत कठिन काम है, लेकिन ये कठिन काम कर रहे हैं। ईशान सर हमारे साथ मौजूद है। गोवा सरकार और शिव योग फाउंडेशन के बीच एक MOU साइन हुआ है। क्या उद्देश्य इस MOU का? उद्देश्य हमारा 3-fold है। सबसे पहले रिसर्च करना मेंटल हेल्थ पे, कि हमारा जो गोवा का यूथ है, हमारे जो गोवा के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हम उनकी लाइफ में मेंटल हेल्थ को कैसे लेकर के आ सकते हैं। और एक बार जब रिसर्च होगा तो जो स्ट्रैटेजीज आएंगी, जो हम टेक्निक रिसर्च करके सामने लाएंगे, उनको फिर इम्प्लीमेंट कैसे करें। क्योंकि स्कूल में, अस्पतालों में, जहाँ पे भी बुज़ुर्ग हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में सरकार सोच रही है। तो वो चाहती है कि केवल एक हेल्दी गोवा ना हो, केवल एक मेंटली हेल्दी गोवा ना हो, एक खुश गोवा। सो सरकार जो है, और खासकर हमारे जो डॉक्टर प्रमोद सावंत जी हैं, वो चाहते हैं कि गोवा का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े। वो चाहते हैं कि गोवा भारत का सबसे खुश स्थान बने। तो उसके लिए हम मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो हम रिसर्च करेंगे, हम स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के बाद होता है फॉलो, कि जो चीज़ हम कर रहे हैं क्या वो काम कर रही है या नहीं कर रही। और उसके बेसिस पर, फिर डेटा के बेसिस पर हम टेक्निक को रिफाइन करते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि अगले कुछ सालों में गोवा सबसे स्वस्थ और खुश स्थान बने भारत का। अभी जिस तरह से हम समझ पा रहे हैं आचार्य जी, लोग खुश भी हैं, मुझे लगता है पैसे भी कमा लेते हैं। भाग दौड़ भरी ये जिंदगी है, जो नहीं मिलता वो है शांति। कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि आप मेंटल हेल्थ पर रिसर्च भी कर रहे हैं। कितनी कठिनाई होती है लोगों को, क्योंकि हमने देखा छोटा गुस्सा बहुत बड़े बड़े काम करवा देता है और गिल्ट भी नहीं छोड़ता। देखो, एक समाना था जब हमारे पास धर्म था, परिवार था, हमारे पास प्रकृति थी, और इस सब की वजह से खुशी थी, शांति थी, सुख था। और अब क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक अनसर्टेनिटी है। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि इस अनसर्टन भविष्य में उनका क्या स्थान होगा। और उस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए वो बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं, और उस भाग दौड़ में परिवार भी पीछे छूट जाता है, धर्म भी पीछे छूट जाता है, कम्युनिटी भी पीछे छूट जाती है, और हम एलियनेट और आइसोलेट हो जाते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं। और फिर जब हम अकेले पड़ जाते हैं, इतना सारा भार हमने अपने कंधों पे ले लिया, तो वो किसी ना किसी तरीके से तो बाहर सामने आएगा ना। और बाहर कभी क्रोध स्वरूप में बाहर आता है, कभी दुख स्वरूप में बाहर आता है। अब जब क्रोध होता है, दुख होता है, ऐसा आपने कहा गिल्ट, तो अब हम क्या करें। तो फिर बच्चा किसी ना किसी प्रकार की सेल्फ मेडिकेशन करता है। तो इस साइकिल को हमें तोड़ना है, और इस साइकिल को तोड़ने के लिए कुछ चीज़ें हमें हमारे जीवन में वापस लानी होंगी, और उसको हम कहते हैं रेजिलियंस ट्रेनिंग, कि फिर हम सहनशील बन जाते हैं। और अगर एक बार सहनशील हो गए, तो भविष्य कितना भी अनसर्टन क्यों ना हो, हमें पता है कि हमारे पास ताकत है उस भविष्य, उस चैलेंज को फेस करने के लिए। तो हमें ये काम नौजवान पे करना है, उनकी रेजिलियंस को बढ़ाना है, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। जी। रोपड़ IIT में आपने 10 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया, आप एक मानक फैकल्टी के तौर पर वहाँ पर काम करते हैं। किस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं? एक
हर किसी के ज़िंदगी में एक लूप होल आता है जब लगता है कि नहीं, मुझे कुछ तो अलग करना है। आपके लाइफ का वो चेंजिंग पॉइंट कौन सा था जब आपने चुना कि नहीं, अध्यात्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, रिसर्च करके आज के यूथ या फिर हर जनरेशन के लिए मैं ये काम करूँगा? देखो महादेव, मैं कुछ भी यूनिक नहीं कर रहा, मैं सनातन धर्म को फॉलो कर रहा हूँ। और सनातन धर्म में जो शिव योगियों का काम था, वो हमेशा से था टू बी किंग मेकर्स, है ना? हम हमेशा से ही किंग मेकर्स थे। हम हमेशा से ही, चाहे देवता हो चाहे असुर हो, हम उनको रास्ता दिखाते थे। और जहाँ उन्होंने हमारी सुननी बंद कर दी, वहाँ विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मैं देख रहा हूँ कि भविष्य में भी एक वो जो किंग मेकिंग की ज़रूरत है, वो है। क्योंकि हम चाहते हैं कि एनलाइटन लीडर्स, उसको हमने नाम दिया है एनलाइटन लीडर्स ऑफ टुमारो। ऐसे बच्चे जो कि सिर्फ पढ़ाई में अच्छे ना हो, जो बच्चे सेंटर्ड हो, जिन बच्चों के भीतर शांति हो, जो बच्चे बहुत वेल एजुकेटेड हो। और ऐसे बच्चों को जब लीडरशिप पोजीशन मिलेगी, तो फिर ये पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, ये बच्चे कभी करप्ट नहीं हो सकते, फिर ये बच्चे अपने सेल्फिश रीजंस के लिए काम नहीं कर रहे, ये देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं। और यही बच्चे फिर आने वाले समय में हमारे देश को आगे ले जा पाएंगे। इसलिए मैंने आईआईटी में स्कॉलरशिप्स दी, क्योंकि मैं केवल उनकी पढ़ाई का ध्यान नहीं रखना चाहता, मैं उनको एक एनलाइटन लीडर ऑफ टुमारो बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक दोज किंग्स दैट कैन लीड हमारे देश को इनटू अ हेल्दियर हैप्पियर फ्यूचर। और ये काम, जैसा आपने कहा, टर्निंग पॉइंट तो कोई भी नहीं है। यही चीज़ मैंने अपने गुरु से सीखी, यही चीज़ मैंने सनातन धर्म में सीखी। और बचपन से एक जुनून रहा है कि कुछ तो करना है, कुछ तो अपने देश के लिए, समाज के लिए करना है, और उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। कंपेशन यूनाइट के संस्थापक भी हैं, आपने इसकी स्थापना की है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? मतलब ये संस्था बनानी है आपको, इसके पीछे कोई तो विज़न रहा होगा। और साथ ही साथ सर, अभी आपने रिसर्च किया, आप समझ पा रहे हैं टाइप्स ऑफ मेंटेलिटी के लोग यहाँ पर हैं। कितना ज़्यादा कठिन होता है फाइंड आउट करना कि कौन किस मानसिक प्रताड़ना से या पीड़ा से जूझ रहा है और उन्हें उनसे राहत दिलाना। ये बड़ी चुनौती भी मुझे लगता है आपके लिए होगी। देखो, सबसे पहले कि कंपैशन यूनाइट्स की क्या ज़रूरत थी। मैं पिछले 20 साल से मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, मैं आचार्य हूँ, थियोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि जब कोई घटना घटित होती है, तो हर कोई एक दूसरे को ब्लेम करता है। पेरेंट्स टीचर्स को ब्लेम करते हैं, टीचर्स गवर्नमेंट को ब्लेम करती है। बेचारा जो बच्चा सफ़र कर रहा है, कोई उसकी तो सुनता नहीं। तो मैंने सोचा कि हम सब अलग-अलग क्यों काम करें? अलग-अलग अपने एक कोने में बैठ के हम क्यों काम करें? क्यों ना हम मिल के काम करें? तो मेंटल हेल्थ रिसर्च में मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया, जहाँ पे एजुकेटर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, फेथ लीडर्स, इलेक्टेड ऑफिशियल्स, ये सारे के सारे लोग मिल के एक दिशा में काम कर सकें। और वो दिशा है कि कैसे जो हमारा यूथ है, उसका मेंटल हेल्थ क्राइसिस हमें सॉल्व करना है। और साथ ही साथ, जैसे अभी आपने बात की कि हम कैसे डायग्नोस करें कि किसको क्या समस्या है, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि अगर हम साइकोलॉजी को देखते हैं, तो साइकोलॉजी के जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं, वो कभी भी साउथ एशियन पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए नहीं बनाए गए, वो वेस्टर्न पैरामीटर्स हैं। तो अगर आप एंग्जायटी के क्वेश्चनर्स देख लो, GAT-7 देख लो, ISI मार्कर्स देख लो, PHQ-8 या PHQ-9 देख लो, इसमें कभी भी हमने भारत की कल्चरल स्पेसिफिकेशंस को मद्देनज़र नहीं रखा, भारत की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को हमने नहीं देखा। वो बाहर की कोई चीज़ है जो हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और उसमें समस्या क्या होती है कि बहुत बार मिसडायग्नोस्टिक हो जाता है कि हम ऑन पेपर कह रहे हैं, अरे सामने वाले को तो बड़ी चिंता है, और अगर मिसडायग्नोस्टिक होगा तो फिर गलत ट्रीटमेंट मिलेगी। और अगर गलत ट्रीटमेंट मिलेगी तो वो आदमी उसी दुःख के साथ फिर रह जाएगा, और उल्टा उसका मनोविज्ञान पे विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को बदलना चाहते हैं। वी वांट टू मेक इवन जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं, वो भारत के लिए यूनिक होने चाहिए, कीपिंग इनटू कंसिडरेशन द यूनिक चैलेंजेस दैट पीपल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट फेस। तभी ये जो मिसडायग्नोस्टिक की प्रॉब्लम है, हम इससे ऊपर उठ के समझ के सही समस्या, लोगों को सही समाधान दे पाएँगे, और एक बार फिर लोगों के मन में शांति ला पाएँगे। और अगर हम ये नहीं करते, तो फिर अगली समस्या जो मेंटल हेल्थ के बाद होगी, वो होगी ओपिएट क्राइसिस।
या फिर सब्सटेंस अब्यूज क्राइसिस या फिर अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स। क्योंकि जब एक आदमी को शांति नहीं मिलती और वो सारे दरवाजे खटखटा लेता है, तो फिर वो सेल्फ मेडिकेट करना शुरू करता है, और सेल्फ मेडिकेट के लिए फिर उसको जो मिलेगा, जो बाहर सड़क पे मिलेगा, फिर वही लेगा अपने मन की शांति के लिए। फिर आप उसको आदमी को क्या गलत बोलोगे? तो अगर आने वाले ओपियोइड क्राइसिस को जैसे वेस्टर्न देशों में आ रखा है, या सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स को हमें आज रोकना है, तो हमें आज लोगों की मेंटल हेल्थ पे सही तरीके से काम करना होगा। एंड वी कैनॉट डिपेंड अपॉन वेस्टर्न क्वेश्चनर्स एंड सॉल्यूशंस। वी हैव टू कम अप विद इंडिजिनियस मोडालिटीज, जिसको हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। और हम उन्हीं पे अब काम कर रहे हैं कि कैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को इस्तेमाल करके हम इंडिजीनियस मोडालिटीज बना सके, जिससे सही मायने में भारतीय जनता का भला हो। सबसे ज़रूरी एक अहम सवाल, गोवा के लिए आपको तो पता है कि किस लिए जाना जाता है, पार्टी बीचेस, लोगों की मानसिकता ये बनी हुई है। लेकिन अभी कुछ दिनों से अध्यात्म की ओर लगातार काम गोवा सरकार की ओर से भी किया जा रहा है, तमाम फेस्टिवल यहाँ पर के। तो आपने जो MOU साइन किया है, कितना मददगार ये यूथ के लिए जो है वो साबित हो सकता है? देखो, अगर हम स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करें, तो मैं खुद गोवा में भी 8,000 लोग लेकर के आया, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, और वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज की तारीख में गोवा में आदमी आता है रिलैक्स होने के लिए, लेकिन जो टेक्निक वो इस्तेमाल करता है वो है खुद को भूल के रिलैक्स होने की टेक्निक, और उसका लॉन्ग टर्म रिलैक्सेशन का इम्पैक्ट नहीं है, उल्टा ऐसी छुट्टियों में आपको स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि लोग अपने आप को भूल के रिलैक्स ना हो, अपने आप को पा के रिलैक्स हो, और अपने आप को आप केवल अध्यात्म के माध्यम से पा सकते हो। और अगर हम देखें तो स्पिरिचुअल टूरिज्म एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है। आप इंडोनेशिया में बाली को देखो, वो पूरा का पूरा आइलैंड स्पिरिचुअल टूरिज्म पे आधारित है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। हम गोवा में एक बार फिर पूरी दुनिया को ला सकते हैं। और अगर हम कहते हैं कि नहीं बस पार्टी करने के लिए लाएंगे, तो पार्टी करने के लिए तो आज की तारीख में वो थाईलैंड चले जाए, पार्टी करने के लिए तो वो आज की तारीख में इबीजा चले जाए, ज़्यादा पैसा हो, पार्टी करने के लिए तो दुनिया जहान के देश भरे। लेकिन जब हम बात करते हैं खुद को खोजने के लिए, तो गोवा इज यूनिकली प्लेस, क्योंकि जो गोवा की कल्चरल हेरिटेज और बैकग्राउंड है वो ना तो इबीजा के पास है, ना तो इन साउथ ईस्टर्न देशों के पास है, वो गोवा के पास है। और वो स्पिरिचुअल हेरिटेज और कल्चर को अगर हम किसी तरीके से और रोबस्ट कर सके, हम उसको उभार सके, तो फिर पूरी दुनिया जहान का आदमी गोवा में आएगा अपने आप को खोजने के लिए, क्योंकि गोवा के पास सन है, सैंड है, स्पिरिचुअलिटी है, गोवा के पास कल्चर है, गोवा के पास प्रकृति है। और मैं चाहता हूं कि जो MOU हमने गोवा सरकार के साथ साइन किया है, इसमें हम भी जैसे अभी 8,000 लोग लेकर के आए, ओवर टाइम मैं और दुनिया को गोवा में ला सकूं, क्योंकि मैं दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में काम करता हूँ। शिवयोग दुनिया के बहुत देशों में फैला हुआ है। मैं चाहता हूँ मैं दुनिया को जाके बताऊं कि देखो, चलो मेरे साथ गोवा। अगर आपको सही मायने में साधना करनी है, अगर आपको शिव की अनुभूति करनी है, अगर आपको एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पे आप मन की शांति महसूस कर सको, तो चलो मेरे साथ गोवा। और मैं जानता हूँ कि अगर हम ये अच्छा काम शुरू करेंगे और दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि गोवा में सुख है, शांति है, सन है, सैंड है, शिव है, तो पूरी दुनिया आएगी गोवा। और हम यही चाहते हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म, और उससे गोवा का भी भला होगा। शिव की बात आपने की तो तपोभूमि इसे माना जाता है, भगवान परशुराम की तपोभूमि गोवा को कहा जाता है। एक अंतिम सवाल आपसे, सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया भर के लोग, लाखों लोग, मुझे संख्या तो नहीं पता लेकिन लाखों की संख्या में मुझे लगता है लोग आपसे जुड़ते हैं। एक मूल मंत्र क्या है, लोग अपने आप को कैसे खोजें? साधना। मैं साधना सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बस लोगों से बात करूंगा तो तनाव इतना है, सुबह सुनेंगे शाम को भूल जाएंगे। और आज की तारीख में हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की दुनिया में रहते हैं। 10 सेकंड 20 सेकंड हमारा अटेंशन स्पैन है। तो वो जमाने गए कि हम लोगों को शास्त्रार्थ करा दें, कहानियां सुना दें, कथाएं सुना दें, और उससे हम एक्सपेक्ट करें कि दुनिया का जीवन बदल जाए।
हमें अगर लोगों को बदलना है, सही तरीके से बदलना है, तो हमें उनको भीतर ले जाना होगा। हमें उनको भगवान के बारे में बताना नहीं है, हमें उस भगवान के दर्शन कराने हैं जो हमारे अनाहत में बैठा है। और उसके लिए हमारे ऋषि परंपरा ने हमें साधना दी थी। तो मैं शिवयोग के माध्यम से लोगों को साधना सिखाता हूँ, और लोग साधना करते हैं और आपको लगेगा कि अरे साधना तो ऋषि लोग करते हैं, साधना तो पहाड़ के ऊपर बैठ के होती है, साधना तो हिमालय में पेड़ के नीचे बैठ करके होती है। आपको जान के खुशी होगी कि अभी जब 8,000 लोगों को मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में बिठा के साधना करा रहा था, तो वहां पे 5 साल से लेकर 90 साल तक के लोग थे। लॉयर्स थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, हाउसवाइफ्स थी, इंटेलेक्चुअल्स थे, प्रोफेसर्स थे। हर आदमी जो आपको साधारण आदमी दिखेगा, आपको पता है 5-5 घंटा साधना करते थे, वो ध्यानस्थ हो जाते थे, शांभवी मुद्रा उनकी लग जाती थी, सांस एकदम गहरी हो जाती थी, खुश। साधना से जब उठते थे मुस्कुराते हुए, उनके लिए सच्चिदानंद बस एक शब्द नहीं था, अनुभूति थी। और ये मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये हो सकता है, आप भी अनुभव कर सकते हो। टेक दैट टाइम, इन्वेस्ट अपॉन योरसेल्फ। लेकिन मूल मंत्र की अगर आप बात करो तो वो साधना है, आप ही को करनी है, आप ही को भीतर जाना है, अपने भीतर बैठे शिव से मिलने के लिए। धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे आचार्य ईशान शिवानंद जी, जिन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में बताया कि शिव को खोजना है तो बाहर नहीं, शिव आपके अंदर है। साधना के जरिए आप शिव को पा सकते हैं। राष्ट्र टीवी के लिए पूजा शर्मा, कैमरामैन अमय के साथ।